नमस्कार दोस्तों आज़ाद पब्लिक स्कूल गढ़ी छानी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है सतपाल भवरिया और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टेंस। दोस्तों टेंस जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों टेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो आता है वो आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस दोस्तों प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल बोलते हैं। इसके बाद अगला जो टेंस आता है वो आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को बोलते हैं दोस्तों भूतकाल। पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। और इसके बाद जो तीसरा टेंस आता है वो आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं? भविष्यत काल। तो दोस्तों टेंस कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रत्येक में 4 भाग होते हैं, इसलिए टोटल 12 टेंस हो गए हैं। तो दोस्तों हम धीरे धीरे करके इन सभी टेंसेस को है वो पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज जो हम टेंस शुरू करने वाले हैं वो शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है कौन से कार्यों को रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों वह कार्य जो नियमित रूप से किए जाते हैं या निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। वे कार्य जो नियमित रूप से किए जाते हैं या निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। तो दोस्तों जिन कामों को हम नियमित रूप से करते हैं या जो डेली वेज किए जाने वाले हमारे काम हैं उन सभी कार्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों हिंदी पहचान। तो दोस्तों अगर कोई वाक्य हिंदी में लिखा हुआ है और हमें उसकी पहचान करनी है तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो हिंदी पहचान देखेंगे दोस्तों कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं वह वाक्य दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे राम आम खाता है, सीता गाना गाती है, राहुल जाता है, ये सारे के सारे वाक्य इनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आ रहे हैं, इसलिए ये सारे के सारे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई भी वाक्य इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए तो उसकी एडवर्ब क्या होगी। तो दोस्तों एडवर्ब्स इसकी हम देख लेते हैं। जैसे इसकी एडवर्ब्स है ऑलवेज, रेगुलरली, डेली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसके बाद एवरी जनवरी, एवरी फरवरी, एवरी मार्च, एवरी अप्रैल। तो ये सारी की सारी इसकी एडवर्ब्स है। तो दोस्तों हिंदी में पहचानने कैसे करेंगे हम वाक्य की? ता है, ती है, ते है, ता हूं ये आएंगे और इसकी जो एडवर्ब्स है वो ये सारी की सारी आएंगी। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं आगे। दोस्तों जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी सकारात्मक वाक्य जिनको साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो उत्तर वाले वाक्य भी कहते हैं या सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों की सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बातें कर लेते हैं। तो जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें सबसे पहले आता है दोस्तों सब्जेक्ट आता है। क्या आएगा? सब्जेक्ट। दोस्तों सब्जेक्ट वाक्य का वह शब्द होता है या वह होता है नाउन या प्रोनाउन, वह नाउन या प्रोनाउन किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है जो काम को करने वाला होता है। इसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आता है अदर वर्ड, अगर है तो वो लास्ट में रखे जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम इसमें एस या ईएस कहां पर लगाएंगे, क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो एस कहां पर लगता है, ईएस कहां पर लगता है और कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है, इन सब को आगे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों एस या ईएस लगाने के नियम देखिए।
कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो दोस्तों एस या ईएस कब लगाएंगे? जब वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा? ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर वाक्य का सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो एस या ईएस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा। अब बात आती है कि यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें कि सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर है तभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। तो एस कहां पर लगेगा और ईएस कहां पर लगेगा, इसके लिए हम आगे वाला नियम देखते हैं। देखिए, यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड है तो वर्ब के साथ ईएस लगेगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस कब लगेगा? जब वर्ब के अंत में क्या क्या हो? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड है तो ईएस लगेगा। इसके अलावा बाकी सभी जो वर्ब है उनके साथ में एस लगेगा। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि एस या ईएस तभी लगेगा जब वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए, ये इसकी वाक्य रचना थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य रचना थी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एच या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। दोस्तों हम अब कुछ सेंटेंस जो है वो बना के देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हमने यहां पर लिया है वो लिया है, वह किताब पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है। वाक्य रचना हमने देखी, सबसे पहले वाक्य रचना में सब्जेक्ट आता है। तो वह किताब पढ़ता में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है वह, और वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, इसलिए ही हमने यहां पर लिख दिया। इसके बाद में आती है भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वह किताब पढ़ता में वर्ब की फर्स्ट वर्ब है यहां पर पढ़ना, और पढ़ना को इंग्लिश में कहते हैं रीड। और यहां पर अगर हम वाक्य के सब्जेक्ट पर ध्यान दें तो यहां पर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है ही। अब ही अगर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगेगा, तो इसलिए यहां पर जो हमने रीड के साथ एस लगाया है तो ही रीड्स, और इसके बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है तो इसलिए यहां पर लिख दिया बुक यहां पर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स बुक। इसके बाद अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है, राम आम खाता है। यहां पर राम वाक्य का सब्जेक्ट है। राम एक नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। इसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब यहां पर है खाना को इंग्लिश में कहते हैं ईट, और क्योंकि हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है इसलिए ईट के साथ में एस लगाएंगे। तो ही ईट्स, और ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया मैंगो, तो ही ईट्स मैंगो। ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, वे क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर सब्जेक्ट है वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। क्योंकि दे जो है ये प्लूरल है, दे है, इसलिए यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसलिए दे प्ले क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वाक्य बन गया। चौथा वाक्य देखते हैं हम, राधा और सीता खाना पकाती है। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है वो हो गया राधा एंड सीता। राधा एंड सीता, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है, एस या एस नहीं लगता। इसलिए पकाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, इसलिए यहां पर राधा एंड सीता कुक, और ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया फूड। तो राधा एंड सीता कुक फूड। इसके बाद बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। यहां पर वाक्य का सब्जेक्ट हो गया हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी। अगर वी आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं आएगा। और यहां पर जो वर्ब है हमारी वो है पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड।
तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया हमने वी रीड और यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट इंग्लिश। तो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं को इंग्लिश में बोलेंगे वी रीड इंग्लिश। दोस्तों यहाँ पर एक और 2 नंबर जो वाक्य है इसमें ही और राम यहाँ पर सब्जेक्ट आया है, इसलिए हमने रीड के साथ एस लगा दिया और ईट के साथ भी एस लगा दिया। अब हम ईएस कहां पर लगाएंगे? अगर मान लो यहां पर आ गई वर्ब टीच, टीच वर्ब अगर आ जाती है यहां पर, तो टीच के साथ हम ईएस लगाते हैं क्योंकि इसके अंत में सीएच है। जैसे मैं एक और वर्ब लेता हूं वाश, इसके अंत में एस एच आ गया, तो वाश अगर वर्ब है तो उसके साथ में भी ईएस लगाते हैं हम। ठीक है, तो जिन हमने रूल पढ़ लिया है भी जिन वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड है तो ईएस लगता है, लेकिन शर्त यह है उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए, जैसे कि यहां पर है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद दोस्तों डू या डज लगाने की जो नियम है वो देखते हैं हम, क्योंकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसमें डू और डज हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है। तो डू और डज हेल्पिंग वर्ब कहां पर लगती है ये भी हम यहां पर पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों हमने लिखा है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो डज हेल्पिंग वर्ब कब लगेगी? जब वाक्य का सब्जेक्ट ही सी इट या सिंगुलर नाउन है तो डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसके बाद यदि वाक्य का सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है, क्या क्या हो? आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और दोस्तों हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में डू किस किस का? डू या डज का प्रयोग हो गया, यदि वाक्य में डू या डज का प्रयोग हो गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आएगी, इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि यहां पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब है वो लगती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए दोस्तों हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी डू और डज, उसके बाद आएगा नोट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएंगे अदर वर्ड। यहां पर देखिए दोस्तों हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसके साथ एस या एस नहीं लिखा है, तो यहां पर एस या एस नहीं आएगा। दोस्तों इसकी कुछ सेंटेंस है वो हम करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हमारा पहला जो सेंटेंस है वो है वह किताब नहीं पढ़ता है। यहां पर नहीं आया है, इसका मतलब ये वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। यहां पर इस वाक्य में सब्जेक्ट है वो है हमारा ही, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, उसके बाद में डू और डज आते हैं, तो डू और डज में से क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर ही है इसलिए ही के साथ डज लगता है। इसके बाद में नोट आता है तो ये हमने नोट लिख दिया। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड हमने लिख दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है इसलिए ये बुक यहां पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ये हमारा वाक्य क्या बन गया? वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। चलिए दोस्तों अगला वाक्य देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है राम आम नहीं खाता है। तो यहां पर जो वाक्य का सब्जेक्ट वो है राम, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट हो गया राम, उसके बाद में डू और डज आता है तो राम सिंगुलर है इसलिए इसके साथ डज लगेगा तो डज। उसके बाद में नोट आ गया नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर खाना को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई यहां पर ईट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया मैंगो, तो राम आम नहीं खाता है तो राम डज नॉट ईट मैंगो। ये यहां पर हमारा वाक्य बन गया। बढ़ते हैं अगले वाक्य की ओर। हमारा तीसरा जो वाक्य है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। यहां पर जो वाक्य का सब्जेक्ट है वो है वे को बोलते हैं दे, तो सब्जेक्ट आ गया यहां पर दे। उसके बाद में डू और डज आता है तो दे के साथ डू और डज में से डू लगता है इसलिए हमने यहां पर डू लिख दिया। उसके बाद में आता है नोट, तो यहां पर हमने ये नोट लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने यहां पर प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
ये प्ले लिख दिया। उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा जो है वो है क्रिकेट। तो वाक्य क्या बन गया, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या बन गया, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। बढ़ते हैं चौथे वाक्य की तरफ। हमारा चौथा जो वाक्य है वो है राधा और सीता खाना नहीं पकाती है। तो यहाँ पर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है राधा एंड सीता। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया राधा एंड सीता। उसके बाद डू और डज आता है। तो क्योंकि ये प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर डू लगेगा, तो ये हमने यहाँ पर डू लिख दिया, डू। उसके बाद में नोट आ गया, डू नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पकाना को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक लिखी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर फूड आ गया। तो वाक्य क्या बन गया, राधा और सीता खाना नहीं पकाती है, तो राधा एंड सीता डू नॉट कुक फूड। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है हमको इंग्लिश में बोलते हैं वी। तो क्या बन गया, वी के साथ लगेगा डू, तो वी डू नॉट रीड इंग्लिश। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बातें करने वाले हैं। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इनको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगी उसमें सबसे पहले आएगा डू और डज, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और अंत में आएंगे अदर वर्ड। और दोस्तों क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए अंत में इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क है वो जरूर लगेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर भी देख लीजिए, चाहे दोस्तों डू और डज लग गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आई है। दोस्तों इसके कुछ वाक्य हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला वाक्य जो है, क्या वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है वह को इंग्लिश में कहते हैं ही। तो यहाँ पर सबसे पहले डू और डज आता है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डज, तो डज। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आएगा ही, तो डज ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और ऑब्जेक्ट बुक, तो डज ही रीड बुक। ये यहाँ पर हमारा वाक्य बन गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी देखिए दोस्तों, देखते हैं दूसरा वाक्य। हमारा दूसरा वाक्य है, क्या राम आम खाता है। यहाँ पर वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है राम। तो राम सिंगुलर है इसलिए डू और डज में से सिंगुलर के साथ डज लगाएंगे, तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, तो डज राम। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वर्ब है यहाँ पर खाना। खाना को इंग्लिश में दोस्तों ईट कहते हैं, यहाँ पर किट गलती से लिखा गया ईट, तो डज राम ईट। और ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैंगो, तो डज राम ईट मैंगो। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाक्य। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। हमारा अगला वाक्य है, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है दे के साथ डू और डज में से डू लगेगा, तो डू दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा यहाँ पर क्रिकेट, तो डू दे प्ले क्रिकेट। ये हो गया हमारा तीसरा वाक्य और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखते हैं अगले वाक्य को। हमारा अगला वाक्य है, क्या राधा और सीता खाना पकाती है। तो राधा और सीता प्लूरल नाउन है इसलिए यहाँ पर डू लगेगा, तो सबसे पहले डू डज आता है इसलिए यहाँ पर डू लग गया, डू। राधा एंड सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुक लग गई यहाँ पर कुक, फूड, फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो डू राधा एंड सीता कुक फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा चौथा वाक्य हो गया। हमारा अगला वाक्य है, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर हमको इंग्लिश में बोलेंगे वी, और वी के साथ डू और डज में से आएगा डू, तो डू वी रीड इंग्लिश। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखा है। इसे अगले वाली वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।